हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के एक नए अध्याय को स्टार्ट करने वाले हैं। वह अध्याय है प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो इसमें इस करंट के जो बेसिक चीजें हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए धारा के बारे में, करंट के बारे में। हालांकि करंट के बारे में हम में से अधिकांश लोग जानते होंगे। करंट क्या होता है? किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दर। धारा क्या होता है? किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। ठीक है, तो आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। धारा दो प्रकार का होता है, एक अल्टरनेटिंग करंट, एक डायरेक्ट करंट। हमें पढ़ना है अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा के बारे में। हमें क्या पढ़ना है? प्रत्यावर्ती धारा के बारे में। बहुत इजी है एकदम, हम लोग आसानी से सब चीजों को समझ लेंगे, पता भी नहीं चलेगा कि कब आ गया हमें। ठीक है ना, तो आप एकदम लास्ट तक देखते रहिए, एकदम आसान लगेगा आपको। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है सबसे पहले हम लोग जानते हैं। देखिए, जो धारा दिशा चेंज कर दे, अपनी दिशा बदलती रहे और उसके साथ साथ अपना वैल्यू यानी मान भी चेंज करता रहे, उसको हम लोग कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। एक खास बात है कि जो दिशा और मान चेंज हो रहा है वह आवर्ती रूप में होना चाहिए। आवर्ती रूप में होना चाहिए। ठीक है, आवर्ती रूप का एक एग्जांपल आप ऐसे दे सकते हैं। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से मान और दिशा क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। उसके बाद एक और कंडीशन हम लोग लगा रहे हैं इसमें, जो आयाम हो, एम्पलीट्यूड हो, वह नियत होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यानी कि ये वाला जो मान है अगर a है तो ये वाला भी मान a होना चाहिए, ये वाला भी मान क्या होना चाहिए? a होना चाहिए। ये एम्पलीट्यूड जो आयाम है ये कांस्टेंट होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है? एक ऐसी धारा जिसका मान और दिशा, जैसे समझिएगा, बहुत ही आसान है। ठीक है, हमने ऐसे कह दिया, ऐसे कह दिया। ठीक है, तो ये प्रत्यावर्ती धारा है। हाँ है, क्योंकि इसका मान हमेशा देखिए चेंज हो रहा है। कभी यहाँ पे मान दूसरा, यहाँ मान दूसरा, यहाँ मान दूसरा, यहाँ मान दूसरा, यहाँ पे मान दूसरा। इधर क्या है? पॉजिटिव है। इधर क्या है? नेगेटिव है। इधर क्या है? पॉजिटिव है। इधर क्या है? नेगेटिव है। तो मान तो चेंज हो रहा है, वैल्यू क्या हो रही है? लगातार चेंज हो रही है। उसी के साथ साथ दिशा भी चेंज हो रहा है। इधर मान पॉजिटिव, इधर मान नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। ठीक है, और एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए। यानी ये अगर ए है तो ये भी ए होना चाहिए। ये आपका हो जाएगा माइनस, ये भी कितना हो जाएगा? माइनस से। ठीक है, ये वाली वैल्यू, पीक वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तभी उस धारा को हम लोग प्रत्यावर्ती धारा कहेंगे। बात समझ में आई? प्रत्यावर्ती धारा वह धारा होती है जिसका मान और दिशा समय के साथ साथ बदलता रहता है। कैसे बदलता है? आवर्ती रूप में बदलता है। और जिसका आयाम नियत होता है, एम्पलीट्यूड नियत होता है, उसको कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। इसी प्रकार से हम लोग प्रत्यावर्ती वोल्टेज को भी डिफाइन कर सकते हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या होता है? अभी एकदम आसान चीजों से समझ लेंगे प्रत्यावर्ती धारा को। प्रत्यावर्ती वोल्टेज यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होता है? प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या होता है? ऐसा वोल्टेज जिसका मान और दिशा भी चेंज हो। मान चेंज हो रहा है, दिशा चेंज हो रहा है, और कैसे चेंज हो रहा है? आवर्ती रूप से चेंज होना चाहिए। कैसे चेंज होना चाहिए? आवर्ती रूप से, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और उसका जो आयाम होना चाहिए, एम्पलीट्यूड होना चाहिए, वह क्या होना चाहिए? नियत होना चाहिए। एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए? नियत होना चाहिए। तो ऐसे वोल्टेज को कहेंगे हम लोग प्रत्यावर्ती वोल्टेज। अगर धारा
मान व दिशा चेंज हो रहा है आवर्ती रूप से, आयाम नियत है, तो प्रत्यावर्ती धारा कहेंगे। अगर वोल्टेज है उसका मान और दिशा आवर्ती रूप से बदल रहा है, आयाम निश्चित है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रत्यावर्ती वोल्टेज। चलिए यहाँ पे हम आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं। आपको बताना है कि कौन सा प्रत्यावर्ती धारा है, कौन सा प्रत्यावर्ती धारा नहीं है। पहला एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, ठीक है, यहां पे कुछ इस प्रकार से हमने दिया, ठीक है। आपको बताना है कौन सा प्रत्यावर्ती धारा है, कौन सा नहीं है, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल हमने कुछ इस प्रकार से दिया, ठीक। तीसरा एग्जाम्पल आपको देखिए बताना है, समझ करके बताइए आप लोग, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से हमने दिया, चौथा हमने कुछ इस प्रकार से दिया, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ऐसे हमने लिया है, ठीक। तो इस प्रकार से ये चौथा एग्जाम्पल है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी प्रत्यावर्ती धारा है, कौन सा प्रत्यावर्ती धारा नहीं है। कंडीशन क्या है, मान व दिशा चेंज होना चाहिए, दोनों, मान भी चेंज होना चाहिए, दिशा भी चेंज होना चाहिए, आवर्ती रूप से बदलना चाहिए, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस होना चाहिए, और आयाम एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए। पहला वाला देख के बताइए, क्या यह प्रत्यावर्ती धारा है, प्रत्यावर्ती धारा है, बताइए। यहाँ पे देखिए मान तो लगातार चेंज हो रहा है, मान चेंज हो रहा है, कभी प्लस कभी ज्यादा कभी, और आयाम भी क्या है, कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड भी क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन दिशा चेंज नहीं हो रहा है। ध्यान दीजिए, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, हमेशा क्या है, प्लस ही है, दिशा चेंज नहीं हो रहा है। जब दिशा चेंज नहीं हो रहा है तो अल्टरनेटिंग करंट होगा, प्रत्यावर्ती धारा होगा, नहीं होगा, यानी ये प्रत्यावर्ती धारा नहीं है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एम्पलीट्यूड इतना है, आयाम इतना है, ठीक है, यहाँ आयाम इतना है, यहाँ पे आयाम इतना ही है, यहाँ पे आयाम और भी कम हो गया, यानी आयाम लगातार घट रहा है। आयाम यहाँ नियत है, नहीं है, आयाम यहाँ पे नियत नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। जब कांस्टेंट नहीं है तो ये भी अल्टरनेटिंग करंट होगा, नहीं होगा, ये भी अल्टरनेटिंग करंट नहीं है। इसके बाद इधर देखिए, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है कि नहीं। उसके बाद ये देखिए आयाम इसका देख लेते हैं, ये जितना उतना ही ये, उतना ही ये भी दिख रहा है, उतना ही ये भी दिख रहा है, यानी एम्पलीट्यूड समान है, नियत है, एक बार प्लस है, फिर माइनस है, प्लस है, फिर माइनस है, मान भी लगातार चेंज हो रहा है, दिशा भी लगातार चेंज हो रहा है, और आयाम भी कांस्टेंट है, यानी ये प्रत्यावर्ती धारा है। ये क्या है, प्रत्यावर्ती धारा है। उसी प्रकार से ये देखिए, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये फिर माइनस होगा, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड भी लगभग क्या है, बराबर है, लगभग नहीं, यहाँ पे बराबर हमने बनाया है, शायद से आपको दिखने में न लग रहा हो, लेकिन बराबर ही हमने बनाया है। ये भी क्या है, एम्पलीट्यूड, आयाम, आयाम ये ऊंचाई होती है, ये ऊंचाई भी आपस में क्या है, बराबर है, प्लस माइनस, दिशा चेंज हो रहा है, साथ में वैल्यू भी चेंज हो रहा है। यहाँ तक तो वैल्यू समान, लेकिन यहाँ फिर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, लगातार बदल रहा है। तो ये भी क्या है, प्रत्यावर्ती धारा है। तो प्रत्यावर्ती धारा को पहचानना आया। प्रत्यावर्ती धारा को कैसे पहचान सकते हैं, पकड़ पाए कि नहीं पाए, बना लीजिए इतनी चीज को, आसान है, बहुत ही आसान है, नोट करिए, नोट कर लीजिए इन सब चीजों को, ठीक। तो प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है, शायद से आप समझ गए होंगे, एक ऐसी धारा जिसका मान व दिशा भी चेंज हो आवर्ती रूप से, एक बार प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, आवर्ती रूप का मतलब समझ रहे हैं ना, प्लस माइनस माइनस ऐसे चेंज होना चाहिए, और उसका जो आयाम हो वह नियत होना चाहिए। आयाम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो ऐसी धारा को हम लोग कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। अब प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीशन को हम लोग पढ़ते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण डिफिनीशन। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे महत्तम मान या शिखर मान के बारे में। महत्तम मान क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषा। इसमें पहली परिभाषा हमें पढ़ना है, महत्तम मान कहिए या फिर कह दे शिखर मान, ठीक है, शिखर मान। देखिए इसी को कहता है आयाम, आयाम भी इसी को कहता है। चीजों को समझिएगा,
आयाम। ठीक है, महत्तम मान क्या होता है, यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, या फिर कह दे शिखर मान या पीक वैल्यू, पीक वैल्यू क्या होता है, या फिर कह दे एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। महत्तम मान या शिखर मान या फिर आयाम क्या होता है, देखिए प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का किसी भी क्षण अधिकतम मान जो होता है, प्रत्यावर्ती धारा का किसी भी क्षण किसी भी दिशा में, ध्यान समझिएगा, किसी भी क्षण किसी भी दिशा में जो अधिकतम मान होता है, जो अधिकतम मान होता है उसको कहते हैं हम लोग आयाम, या फिर कहते हैं महत्तम मान, या फिर क्या होता है शिखर मान। तो प्रत्यावर्ती धारा का किसी भी क्षण किसी भी दिशा में जो अधिकतम मान होता है उस अधिकतम मान को कहा जाता है महत्तम मान या शिखर मान या फिर आयाम। एक और इंपॉर्टेंट बात आप समझिए कि किसी भी क्षण, किसी भी क्षण, चूंकि प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या होता है, हमेशा समय के साथ बदलता रहता है। किसी भी क्षण अगर आपसे प्रत्यावर्ती धारा का मान निकालने को कहे, किसी भी क्षण अगर आपको प्रत्यावर्ती धारा का मान निकालने को कहे तो I इज इक्वल टू होता है I नॉट साइन ओमेगा टी। ये फार्मूला आप जानते रहिए, बहुत ही कामिल फार्मूला है, आगे इन सब का उपयोग होने वाला है। ठीक है, तो किसी भी क्षण अगर प्रत्यावर्ती धारा का मान निकालना है, यहां पे टाइम टी पर हमने लिया है, तो I इज इक्वल टू होता है I नॉट साइन ओमेगा टी। इसी प्रकार से किसी भी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टेज का अगर मान निकालना है तो किसी भी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो मान होता है वह V नॉट साइन ओमेगा टी होता है। अब यहां पे ये जो I नॉट है, ये जो I नॉट है, यहाँ पे जो V नॉट है, इस I नॉट को हम लोग कहेंगे धारा का अधिकतम मान या शिखर मान। इस I नॉट को हम लोग क्या बोलेंगे, धारा का महत्तम मान, शिखर मान या फिर आयाम। ये जो V नॉट है, इस V नॉट को हम लोग बोलेंगे प्रत्यावर्ती वोल्टेज का अधिकतम मान, शिखर मान या फिर आयाम। बात समझ में आई। शिखर मान क्या होता है, देखिए आयाम को, शिखर मान को, महत्तम मान को I नॉट से प्रदर्शित करते हैं प्रत्यावर्ती धारा के, और प्रत्यावर्ती वोल्टेज के शिखर मान को किसे प्रदर्शित करते हैं, V नॉट से। तो किसी भी दिशा में किसी भी क्षण धारा या वोल्टेज का जो अधिकतम मान होता है उसको क्या कहते हैं, महत्तम मान या फिर शिखर मान या फिर आयाम। उसके बाद हमें समझना है आवर्तकाल के बारे में। आवर्तकाल, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है वो समझिए। आवर्तकाल यानी कि एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। आवर्तकाल क्या होता है, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। सपोज करते हैं धारा ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, ठीक है, तो यहां से धारा स्टार्ट किया, यहां से ऐसे 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 यहां पे पहुंचा, यानी कि जब इतनी दूरी तय की तब उसका एक चक्कर पूरा हुआ। बताइए ये वाली क्या होगा, पॉजिटिव, ये वाला क्या होगा, नेगेटिव। धारा यहां से स्टार्ट किया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर यहां पे पहुंचा, तो इस धारा का एक चक्कर पूरा हुआ। इस एक चक्कर पूरा करने में धारा ने जो समय लिया उस समय को कहते हैं आवर्तकाल। इस एक चक्कर को पूरा करने में, यानी यहां से यहां तक आने में धारा ने जो समय लिया उस समय को कहते हैं आवर्तकाल। आवर्तकाल T बराबर होता है, कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं आवर्तकाल को, जानते होंगे। कैपिटल T बराबर होता है 2 पाई बटे ओमेगा। ओमेगा क्या है, ओमेगा क्या है, कहेंगे कि जहां ओमेगा आपका कोणीय आवृत्ति है। ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति है। आवृत्ति क्या होता है अभी हम लोग समझ लेते हैं। T इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बटे ओमेगा। आवर्तकाल T बराबर क्या होता है, 2 पाई बटे ओमेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तीसरा पॉइंट हम लोग समझते हैं। तीसरा पॉइंट हमें समझना है आवृत्ति के बारे में। आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। आवृत्ति क्या होता है, देखिए अल्टरनेटिंग करंट ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है,
ठीक है ना। अल्टरनेटिंग करंट क्या हो रहा है, ऐसे चल रहा है। यह करंट एक सेकेंड में जितने चक्कर लगाता है उन चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज के द्वारा एक सेकेंड में लगाए गए चक्करों की संख्या को, एक सेकेंड में मान लेते हैं यहां से 10 चक्कर लगाया तो आवृत्ति कितनी हो जाएगी 10। एक सेकेंड में अगर 20 चक्कर लगाया तो आवृत्ति कितनी हो गई 20। एक सेकेंड में 25 चक्कर लगाया तो आवृत्ति कितनी हो गई 20। यानी कि जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वह एक सेकेंड में लगाए गए चक्करों की संख्या होती है। एक सेकेंड में जितने चक्कर लगाएगा वह इसकी क्या होगी, आवृत्ति होगी। आवृत्ति को स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, आवृत्ति को स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हो। स्मॉल एफ बराबर होता है 1/t। टी क्या है, आवर्तकाल। आवृत्ति बराबर क्या होता है 1/t। ये सब बेसिक चीजें आप जानते रहिए, ठीक है। 1/t, टी का मान यहाँ पे पता है 2 बटे ओमेगा, 2 बटे ओमेगा। ओमेगा सबसे नीचे सबसे ऊपर। एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा बटे 2 एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा बटे 2 यानी जो आवृत्ति होती है वह ओमेगा के बटे 2 होती है, ठीक है। आवर्तकाल क्या होता है 2 बटे ओमेगा। किसी भी क्षण प्रत्यावर्ती धारा का जो मान होता है वह I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। किसी भी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो मान होता है वह V नॉट साइन ओमेगा टी होता है। तो ये बेसिक चीजें, 3 डिफिनीशन आप लोग लिखिए, इतना डिफिनीशन लिखिए। अच्छा, कला के बारे में शायद से आपको पता हो, फेज क्या होता है। कला, चौथी डिफिनीशन कला क्या होती है वो जानते हैं। फेज के बारे में हमने आपको हाइजेंस प्रिंसिपल में बताया है। फेज, साइन के साथ ये जो वैल्यू लगा है, साइन के साथ ये जो वैल्यू लगा है, इसी वैल्यू को कहते हैं फेज, कला। तो कला क्या होता है, कला क्या है बताइए, कला क्या है, ओमेगा टी है। कला क्या है, ओमेगा टी है। साइन के साथ जो भी लगा रहेगा, जैसे ओमेगा टी प्लस फाई हो गया, वो तब कला हो जाएगा, ठीक है। जो भी ओमेगा टी के साथ π/2 लगा है सपोज करते हैं, या फिर 2π लगा है, कुछ भी लगा है, साइन के साथ जो लगा रहेगा वह क्या हो जाएगा, फेज हो जाएगा, कला हो जाएगा। तो इतना चीजें लिख लीजिए, है बहुत आसान, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग समझेंगे माध्य, ठीक है। औसत मान क्या होता है, नोट करिए इतनी चीज को, बहुत ही आसान है, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए नेक्स्ट डिफिनीशन हम लोग समझ लेते हैं, रफ कर देते हैं। नेक्स्ट डिफिनीशन समझ लेते हैं, जो है आपका औसत मान। है तो बहुत सरल, कहीं भी कोई भी दिक्कत आई थिंक आपको नहीं आनी चाहिए। हमने बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर समझ में आए चीज़ें तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है, लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अब हमें समझना है औसत मान, औसत मान या माध्य मान, ठीक है ना। औसत मान या फिर माध्य मान। एवरेज वैल्यू, AVERAGE, एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू। एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू क्या होता है वो समझिए। औसत मान या फिर माध्य मान क्या होता है वो समझिए। ये आपका प्रत्यावर्ती धारा है, आसानी से समझेंगे। प्रत्यावर्ती धारा है, हाँ है। अब ये प्रत्यावर्ती धारा यहां से स्टार्ट किया, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, यहां पहुंचा, एक चक्कर हो गया। फिर यहां से स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट किया, यहां पहुंचा, दूसरा चक्कर हो गया। इस प्रत्यावर्ती धारा का मान व दिशा समय के साथ बदल रहा है। इस प्रत्यावर्ती धारा का मान व दिशा समय के साथ क्या हो रहा है, बदल रहा है। मान व दिशा बदल रहा है, तो जो हमें मान निकालना होगा, जो हमें मान बताना होगा, वो कौन सा मान होगा, औसत मान। कोई पूछेगा कि यार प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या है, तो कौन सा मान बताएंगे, हमेशा तो चेंज हो रहा है, तो एक एवरेज वैल्यू बताई जाती है, औसत मान बताई जाती है। अब ध्यान से समझिए, ये जो प्रत्यावर्ती धारा है, ये इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, आवर्ती रूप से चेंज हो रहा है ना, तो जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। यानी कि जब धारा यहां से यहां पहुंची तो जो कुल मान धारा का था, टोटल जो धारा का मान था वह क्या था,
शून्य हो गया। अरे जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव, यानी कि टोटल जो वैल्यू है धारा की वो कितनी हुई, शून्य हो गई। बताइए एक चक्कर पूरा करने में जो धारा का कुल मान है, इसी बात को हम लिख रहे हैं, एक चक्कर पूरा करने में धारा का जो औसत मान होगा, धारा का औसत मान जो होगा, औसत मान वह कितना होगा, शून्य होगा। होगा कि नहीं, आप हमें बताइए, शून्य होगा कि नहीं। अभी इस चीज को हम लोग प्रूव भी करेंगे। यानी धारा यहां से चली, यहां पहुंची, जब एक चक्कर इसका पूरा हुआ, एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उसको हम लोग आवर्तकाल कहते हैं। यानी 0 सेकेंड से स्टार्ट किया, एक चक्कर पूरा किया तो समय क्या हुआ, t, आवर्तकाल हुआ। तो इस एक चक्कर को पूरा करने में जो कुल मान आया, औसत एवरेज मीन वैल्यू जो हमने निकाला हुआ कितना है यहाँ, 0। इसको प्रैक्टिकली हम लोग समझ सकते हैं कि जितना पॉजिटिव गया उतना ही निगेटिव में गया। तो जो मीन वैल्यू आएगा औसत प्लस माइनस से कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 0 आ गया। इस बात को हम लोग करते हैं प्रूफ। उसके पहले, इस बात को प्रूफ करने से पहले आपको मैथमेटिक का एक फार्मूला पता होना चाहिए। मैथ के बच्चों के लिए तो ये आसान है, लेकिन थोड़ा सा बायोलॉजी के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। ये फार्मूला पता होना चाहिए। कोई भी वैल्यू है, कोई भी वैल्यू, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे x है, इस x के मान का एवरेज हमें निकालना है, औसत निकालना है, माध्य निकालना है। x एवरेज हमें क्या करना है, निकालना है। और यह जो वैल्यू है समय के साथ चेंज हो रही है। कोई भी वैल्यू है, वह वैल्यू अगर समय के साथ चेंज हो रही है और उस वैल्यू का हमें माध्य निकालना है, एवरेज निकालना है, तो फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन x dt बटे इंटीग्रेशन dt। ये फार्मूला आपको पता रहना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। कोई भी वैल्यू है, अगर वह वैल्यू समय के साथ चेंज हो रहा है, कोई भी वैल्यू समय के साथ चेंज हो रहा है, तब उसका अगर आपको एवरेज निकालना है, औसत निकालना है, माध्य निकालना है, तो इस वाले फार्मूले से निकालते हैं, x dt बटे इंटीग्रेशन ऑफ dt। ठीक है। अब देखिए ये धारा है, हाँ धारा है, इस धारा का जो मान है वह समय के साथ चेंज हो रहा है, हमें मान कैसे निकालना है, औसत मान निकालना है। यानी कि धारा का हमें क्या निकालना है, एवरेज वैल्यू निकालना है। तो एवरेज वैल्यू कैसे निकलेगा, यहां से निकलेगा। क्या करेंगे बताइए, i dt बटे कितना हो जाएगा, dt। अच्छा, समय कहां से कहां तक निकालना है बताइए, 0 सेकेंड से कैपिटल T तक निकालना है। जो एवरेज वैल्यू हमें निकालना है वह एक चक्कर में निकालना है, यानी 0 से T तक, 0 से T तक। ठीक है। चलिए अब यहां से I एवरेज, बहुत आसान है। इस चीज को हम प्रूफ कर रहे हैं कि क्यों 0 होता है, एक चक्कर में धारा का औसत मान क्यों 0 होता है, वही निकाल रहे हैं। ठीक है। तो यहां से देखिए 0 से T, हम मान लेते हैं किसी क्षण T जो धारा का मान होता है वह कितना होता है, किसी भी क्षण धारा का जो मान होता है वह I0 साइन ओमेगा T होता है, dt है, बटे कितना हो जाएगा, 0 से T dt। अरे I अभी हमने पढ़ा ना, I इज इक्वल टू क्या होता है, I0 साइन ओमेगा T। तो I का मान यहाँ पे I था, इस I के स्थान पर हमने इतना रख दिया, क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं। चलिए अब यहां से सबसे पहले इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, t के, क्योंकि d किसके साथ लगा है, t वाले के साथ लगा है। तो t के अलावा जितने भी है सब कांस्टेंट होंगे, उन सबको हम क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। ठीक है ना। तो ये I0 क्या है, कांस्टेंट है, इस I0 को हम लोग क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। ठीक है। I0 को हमने क्या किया, बाहर कर लिया। अंदर क्या बचा, 0 से T साइन ओमेगा T dt बटे कितना हो जाएगा, 0 से T dt। अब इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। I एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I0। अच्छा, साइन T का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए। तो सबसे पहले अगर साइन x होता तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x। यहां पे ओमेगा T है,
ओमेगा टी है तो साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होगा वह माइनस कॉस ओमेगा टी होगा। उसके बाद ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो बटे में क्या आ जाएगा, ओमेगा टी का तो 1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहां पे देखिए ओमेगा टी इंटीग्रेशन मैथ वाले बच्चों के लिए बहुत आसान है, ये अगर बायोलॉजी वाले के बच्चों के लिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है। साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होता है, साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होता है वह माइनस कॉस ओमेगा टी बटे ओमेगा होता है। ठीक है, मैथ वाले तो बहुत आसानी से इस चीज़ों को समझ रहे होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। माइनस कॉस ओमेगा टी के बटे कितना हो गया, ओमेगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक, बटे कितना है dt, dx का समाकलन x होता है, dy का समाकलन dx का समाकलन x होता है, dy का समाकलन y होता है, तो dt का समाकलन क्या होगा, t होगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक। अब लिमिट रखते हैं, अब हमें क्या रखना है, लिमिट रखना है। ठीक है ना, इन सब चीजों को रफ कर देते हैं। अब हम क्या रखते हैं, लिमिट रखते हैं। इधर देखिए तो आई एवरेज हमने निकाला है, हाँ आई एवरेज हमने निकाला है, इज इक्वल टू कितना होगा, देखिए ये ओमेगा लिमिट किसके साथ रखना है, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हुआ है, टी, तो लिमिट भी किसका रखा जाएगा, टी, यानी जहां पे स्मॉल टी दिखेगा उस स्मॉल टी के स्थान पर एक बार कैपिटल टी रखेंगे, फिर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। ठीक है, अच्छा ओमेगा का लिमिट तो रखा नहीं जाएगा, वो बाहर आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, आई नॉट के बटे ओमेगा। ठीक है, N2, यहाँ पे देखिए t के स्थान पर क्या रखना है, कैपिटल टी, यानी माइनस कॉस ओमेगा कैपिटल टी होगा। फिर अपने मन से लिमिट रखना आना चाहिए, अपने मन से एक माइनस लगाया, फिर क्या है माइनस, देखिए ये एक बार इसके स्थान पर ओमेगा टी के स्थान पर कैपिटल टी रखा तो माइनस कॉस ओमेगा कैपिटल टी हुआ। फिर हम लोग अपने मन से माइनस लगाते हैं, अपने मन से माइनस लगाते हैं, फिर इस t के स्थान पर क्या रखना है, 0, तो t के स्थान पर 0 रखेंगे तो माइनस कॉस ओमेगा इनटू 0 हो जाएगा, लिमिट हमने रख दिया है, बटे कितना है, बटे कितना है, t के स्थान पर एक बार कैपिटल T रखेंगे, फिर t के स्थान पर क्या रखेंगे, 0, घटाएंगे, घटा दिया। ठीक है, एकदम आसान है, मैथ वालों के लिए तो एकदम हलवा लग रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, आई नॉट, ठीक है, और इधर क्या है, ओमेगा है, इधर क्या है, ये कैपिटल टी है। ठीक है, टी में से 0 जाएगा, कैपिटल टी बचेगा, इधर क्या बचा है उसको लिख लेते हैं, वो देखते हैं, माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस ओमेगा कैपिटल टी है, कैपिटल टी का मान अभी अभी हमने पढ़ा क्या होता है, 2 पाई बटे ओमेगा होता है, अभी भी पढ़ा ना, आवर्तकाल क्या होता है, 2 पाई बटे ओमेगा, तो 2 पाई बटे क्या हो गया, ओमेगा हो गया, ओमेगा ओमेगा से कैंसिल हो जाएगा, अभी ये माइनस 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 प्लस, देखिए कॉस ओमेगा गुणे 0, ओमेगा का गुणा 0 में होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस 0 हो जाएगा। अरे ओमेगा का गुणा 0 में होगा, 0 हो जाएगा ना, अब ऐसा मत कहिए 0 का गुणा कॉस में होगा तो 0 हो जाएगा, 0 कोड है, कोड है, एंगल है, वो आपका गुणा नहीं कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। आई एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, आई नॉट बटे ओमेगा टी, आई नॉट बटे ओमेगा टी। अच्छा ओमेगा टी चलिए भी रहने देते हैं, इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, ओमेगा ओमेगा कैंसिल, माइनस कॉस क्या बचा, 2 पाई बचा। अच्छा कॉस 0 अंश, कॉस 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, कॉस 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अरे कॉस 0 अंश का मान 1 होता है। आई एवरेज इज इक्वल टू आई नॉट बटे ओमेगा टी, यहाँ पे देखिए कॉस 2 पाई, कॉस 360 अंश, देखिए यहाँ कॉस है 0 अंश, 90 अंश, 180, 270, फिर 360, यानी जितना कॉस 0 अंश का मान होता है उतना ही 360 का होता है। तो कॉस 2 पाई का भी, ये माइनस है, माइनस लगा है, कॉस 2 पाई का भी मान कितना होगा, 1 होगा, इधर क्या है प्लस 1, 1 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा, 0, यानी आई एवरेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई नॉट बटे ओमेगा टी इनटू इधर 0, और किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो वह मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी आई एवरेज का जो मान होगा वह एक चक्कर के लिए 0 से t के लिए कितना होगा, 0 होगा। कोई दिक्कत, कहीं भी दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। देखिए एक चक्कर के लिए, एक चक्कर 0 से t, एक चक्कर है ना, तो एक चक्कर में जो आई एवरेज का जो मान आया वह कितना आया, 0 आया। इसीलिए हमने कहा कि एक चक्कर पूरा करने में जो धारा का औसत मान होता है, एवरेज वैल्यू जो होता है वह कितना होता है, 0 होता है। एवरेज कैसे निकाला जाता है, इस वाले फार्मूले से निकाला जाता है। नोट करिए, इस चीज को नोट कर लीजिए।
बहुत ही आसान है, कहीं भी कोई भी दिक्कत आपको आई थिंक नहीं होगी। इतना आसान है कि पूछे मत, बहुत 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 सरल है। नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए हमें पता चला कि जो धारा का मान होता है एक चक्कर में, यानी कि जब धारा यहाँ से यहाँ तक गई फिर यहाँ से यहाँ तक आई, तो इसको एक चक्कर पूरा करने में जो औसत मान आया, एवरेज वैल्यू आया धारा का, वह कितना आया? 0 आया। लेकिन अगर हम आपसे कहें यहाँ से धारा यहाँ पहुँचा, यहाँ कितने समय में पहुँचेगा? t/2 समय में पहुँचेगा। फिर t/2 से यहाँ पहुँचा, यानी कि t/2 से t समय में आधा चक्कर पूरा करेगा, 0 से t/2 समय में आधा चक्कर, t/2 से t समय में भी आधा चक्कर, ठीक है। तो इतने समय में धारा ने कुछ तो तय किया। यहाँ पे देखिए मान कुछ, यहाँ मान कुछ, यहाँ मान कुछ, यहाँ मान कुछ, यहाँ मान कुछ, हमें केवल यहीं तक देखना है। यहाँ से आधे चक्कर की बात करें, या तो प्लस में ही बात करें या तो माइनस में। इस स्थिति में धारा का कुछ न कुछ मान तो आएगा, क्योंकि यहाँ कैंसिल करने वाले कोई नहीं है, यहाँ पे माइनस वाला कोई भी नहीं है। तो आधे चक्कर में धारा का कोई न कोई परिमित राशि आती है, कोई न कोई फाइनाइट वैल्यू आती है, और उसी फाइनाइट वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज वैल्यू बोलते हैं। इसको रफ कर दें, आसान है, बहुत आसान है, ठीक है ना। चलिए अब आधे चक्कर की बात करते हैं। देखिए पूरे चक्कर में एवरेज वैल्यू कितना आ गया? 0 आ गया। पूरे चक्कर में एवरेज वैल्यू कितना आ गया? 0 आ गया। अब हम बात करते हैं आधे चक्कर में। अब जब आधे चक्कर की बात होगी तो चाहे नीचे वाला ले चाहे ऊपर वाला ले, हमेशा क्या है? ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव ही है। और ऊपर वाले की बात करेंगे तो मान हमेशा चेंज। तो अगर हमें किसी को बताना है तो कौन सा मान बताएंगे? औसत मान बताएंगे, ठीक है। अर्ध चक्र में धारा का एक परिमित मान प्राप्त होता है। परिमित यानी फाइनाइट आप कहिए, ठीक है। परिमित मान प्राप्त होता है, ठीक है, जिसे धारा का क्या बोलते हैं? औसत मान बोलते हैं, ठीक है। धारा का औसत मान बोलते हैं, औसत मान या माध्य मान, ठीक है, औसत मान कहते हैं। अब समझिए, चलिए एवरेज वैल्यू को निकालते हैं। हमें अर्ध चक्कर में निकालना है, यानी 0 से t/2 तक निकालना है, t/2 से या फिर t तक निकालना है। आधे ही चक्कर की बात करनी, 0 से t/2 तक निकालिए या फिर t/2 से t तक निकालिए। तो हम 0 से t/2 तक निकाल रहे हैं। सेम टू सेम प्रोसेस से आप t/2 से t तक निकालिएगा। घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्या आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 0 से t/2 तक निकालते हैं, ठीक है। कब निकालना है? अर्ध चक्र में, यानी 0 से t/2 तक निकालना है। अच्छा, आई एवरेज का मान निकलेगा कैसे? आई एवरेज, अगर कोई भी क्वांटिटी धारा के साथ बदल रही है उसका एवरेज निकालना है, औसत निकालना है, तो वो निकलता है dt/dt से। यहाँ कौन बदल रहा है? धारा बदल रहा है। तो इसका एवरेज कैसे निकलेगा? I dt/dt। कहाँ से कहाँ तक? 0 से t/2 तक। 0 से आधे चक्कर की बात कर रहे हैं ना, हाँ, तो 0 से t/2 तक, ठीक है। चलिए आई एवरेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आई के मान को उठा करके रख देते हैं। आई के मान को उठा करके क्या करते हैं? रखते हैं। आई इज इक्वल टू क्या होता है? I0 sin ω t। पढ़े हैं? जी हाँ, I0 sin ω t। उसके बाद क्या है? dt है। बटे क्या है? 0 से t/2 तक dt है, ठीक है। चलिए हमें आई एवरेज का मान निकालना है। आई एवरेज में निकालते हैं। आई एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां से देखिए I0 क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में हो रहा है। t के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज है सब कांस्टेंट है, यानी I0 क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। इसको क्या कर दिया? बाहर निकाल लिया। क्या बचा? देखिए 0 से t/2 तक क्या है? sin ω t dt बटे क्या है? 0 से, अभी देखिए आधे पूरे चक्कर की बात थी तो t लिख रहे थे, अभी आधे चक्कर की बात है तो t/2 लिखेंगे, ठीक है। आई एवरेज निकालिए तो I0 है, हाँ है,
देखिए साइन ओमेगा टी का भी हमने इंटीग्रेशन किया था, साइन ओमेगा टी का अभी इसके पहले इंटीग्रेशन किया था ना, क्या था, माइनस कॉस ओमेगा टी बटे ओमेगा, ठीक है, माइनस कॉस ओमेगा टी बटे ओमेगा, कहां से कहां तक लेना है, 0 से t/2 तक। उसके बाद dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t होगा, कहां से कहां तक लेना है, 0 से t/2 तक, ठीक है। बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम करेगा इंटीग्रेशन में, लेकिन बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी बटे ओमेगा, ठीक है। आई एवरेज, चलिए आई एवरेज निकालिए, तो क्या है, आई नॉट है। एक बार ध्यान से बात समझिएगा, एक बार इस t के स्थान पर हमें क्या रखना है, t/2 को रखना है, फिर इस t के स्थान पर क्या रखना है, ओमेगा नॉट को रखना है, सॉरी 0 को रखना है। अच्छा ये ओमेगा नीचे चला जाएगा, नीचे आएगा, या फिर ओमेगा को कॉमन कर लेते हैं, एक ही चीज है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बटे ओमेगा, क्योंकि ओमेगा को तो लिमिट रखेंगे नहीं, किसके सापेक्ष इंटीग्रेशन हो रहा है, d किसके साथ लगा है, t, यानी लिमिट भी किसका रखा जाएगा, t का। तो इस t के स्थान पर पहले अपर लिमिट यानी t/2, फिर लोअर लिमिट यानी फिर 0 रखेंगे। चलिए ये ओमेगा है, हाँ ओमेगा है, इसको हमें लिमिट नहीं रखना था, बाहर निकाल लिया। क्या अंदर बचा है, माइनस कॉस ओमेगा टी, इस t के स्थान पर पहले क्या रखेंगे, t/2 रखेंगे, t/2 रख दिया, फिर माइनस अपने मन से लगाते हैं, लगाया, फिर क्या है, इस t के स्थान पर 0 रखना है, यानी माइनस कॉस ओमेगा, इस t के स्थान पर क्या रखना है, 0 रखना है, बटे कितना हो जाएगा, t के स्थान पर एक बार t/2 रखते हैं, t/2 रखा, ठीक है, फिर अपने मन से माइनस लगाते हैं, फिर t के स्थान पर क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, तो 0 रख दिया, ठीक है। आई एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नाइट बटे ओमेगा, आई नॉट बटे ओमेगा। अब देखिए क्या है, यहां पे समझिएगा, माइनस कॉस ओमेगा इंटू टी के बटे 2 पाई। अच्छा टी वाला फार्मूला पता है क्या, 2 पाई बटे ओमेगा, यानी टी के स्थान पर, इस टी के स्थान पर क्या लिख रहे हैं, 2 पाई बटे ओमेगा, 2 पाई बटे ओमेगा, बटे में क्या है, 2 है तो 2 लिख दिया, बटे में 2 है ना तो 2 लिख दिया, ओमेगा ओमेगा से कैंसिल, 2 से कैंसिल हो गया, इस माइनस का गुणा माइनस में होगा प्लस, कास ओमेगा का गुणा 0 में होगा तो क्या हो जाएगा, 0, यानी कॉस 0 हो जाएगा, बटे में क्या है, t/2 है, बटे में क्या है, t/2 है। एकदम आसानी से समझेंगे, आई एवरेज इज इक्वल टू कितना होगा, आई नॉट बटे ओमेगा, ठीक है, आई नॉट बटे ओमेगा। अच्छा माइनस है, माइनस, इधर क्या बचा है, कॉस पाई, अरे कॉस सब कट गया, केवल पाई ही बचा है ना, प्लस कॉस 0 अंश, कॉस 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, बटे में कितना है, t/2 है। अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए इसके बटे t/2 होगा, अरे इसके बटे तो इसके भी बटे होगा ना, 2 सबसे नीचे सबसे ऊपर चला जाएगा, आई एवरेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 सबसे नीचे सबसे ऊपर 2i0, और इन दोनों का आपस में गुणा कितना हो जाएगा, t ओमेगा, बताइए 2 सबसे नीचे सबसे ऊपर, ठीक है, इन दोनों का आपस में गुणा, cos पाई अंश का मान कितना होता है, जितना मान cos 0 अंश का होता है उतना ही होता है, बस साइन चेंज हो जाता है। cos 0 अंश का मान क्या होता है, 1, तो cos 180 अंश cos पाई का मान कितना हो जाएगा, -1, सबसे पहले ये माइनस लगा है, लगाया, cos 180 अंश का मान कितना होता है, cos 180 अंश का मान होता है -1, इधर क्या है, +1, ठीक है। चलिए इधर क्या बचा है, एकदम आसान है, इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है, मैथ के लिए तो एकदम एक बार पढ़ लेंगे फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 2i0 t है, अच्छा चलिए इस ओमेगा को पहले लिख देते हैं, t को बाद में लिखते हैं, t बराबर हमने क्या पढ़ा है बताइए, 2 पाई बटे ओमेगा, अरे t बराबर 2 पाई बटे ओमेगा पढ़ा है, लिख दिया, ओमेगा ओमेगा से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इस 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, जो बचा है इधर देखिए माइनस का गुणा माइनस में होगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, +1, फिर ये क्या है, +1, 1 कितना हो जाएगा, 2, यानी आई एवरेज की जो वैल्यू होगी, आई नॉट इधर बचा है, आई नॉट बचा है, ठीक है, इधर क्या है, 1 1 2, यानी गुणे 2, नीचे क्या बचा है, पाई, नीचे क्या बचा है, पाई, बाकी सब तो कैंसिल हो गया ना, आई एवरेज इज इक्वल टू क्या हो गया,
2I0/पाई। ये है आई एवरेज का मान। इसको देखिए IM से, कहीं कहीं आपको IM से भी प्रदर्शित किया जाता है, तो इससे आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं, एवरेज वैल्यू को दोनों से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका IM या फिर आई एवरेज। ठीक, तो आई एवरेज का मान कितना होता है 2I0/पाई। आई एवरेज का मान कितना हो जाता है 2I0/पाई। कितना आसान है बताइए, बहुत 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 आसान है, चीजें एकदम सरल है, नॉर्मल मैथमेटिक्स है। ठीक है, अच्छा एक चीज अगर हम आपसे बोले, ये हमने कहां से कहां तक निकाला है, 0 से T/2 तक के लिए निकाला है, 0 से T/2 यानी पॉजिटिव चक्र के लिए निकाला है। बताइए ये जो हमने एवरेज वैल्यू निकाला है वह कहां से कहां तक के निकाला है, 0 से T/2 यानी पॉजिटिव वाले के लिए। पॉजिटिव वाले के लिए मान कितना आया है, एवरेज वैल्यू कितना आया है 2I0/पाई। इधर का रफ कर दें, थोड़ा सा समझाने के लिए रफ कर देते हैं, नोट कर लीजिए, इतना कहीं भी आपको दिक्कत हो नोट कर लीजिए। ठीक, नोट कर लिए, रफ करते हैं। चलिए देखिए, ये जो वैल्यू हमने निकाला है वो कब के लिए निकाला है, वो वैल्यू हमने निकाला है पॉजिटिव के लिए, 0 से T/2 के लिए, यानी कि धनात्मक अर्धचक्र के लिए, अर्धचक्र में, धनात्मक अर्धचक्र में जो आई एवरेज की वैल्यू आई, धनात्मक अर्धचक्र में जो आई एवरेज की वैल्यू आई वह कितनी आई, वह कितनी आई 2I0/पाई आया। ठीक है, अगर यही हमें निगेटिव में निकालना होता, निगेटिव में निकालते तो कहां से निकालते, T/2 से T तक निकालते। सेम टू सेम इसी पैटर्न पर है, इसको आप लोग होमवर्क समझिए और घर पे लगाइए। ठीक है, बहुत आसान है। इस कंडीशन में आई एवरेज का जो मान आता वह कितना आता, -2I0/पाई आता। ठीक है, ये तो हमने प्रत्यावर्ती धारा की बात की। इसी प्रकार से सेम टू सेम इसी पैटर्न पर एकदम इसी प्रकार से, इसी प्रकार से, ठीक है, अगर भी निकालना होता, इसी प्रकार से अगर आपको भी निकालना होता, यानी प्रत्यावर्ती वोल्टेज का, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का औसत मान निकालना होता, तो पॉजिटिव चक्र के लिए क्या आता, पॉजिटिव अर्धचक्र में क्या आता, पॉजिटिव अर्धचक्र में, पॉजिटिव अर्धचक्र में VM कहते या भी एवरेज कहते, वह आता 2V0/पाई। ठीक है, निगेटिव अर्धचक्र में कितना था, एकदम सेम टू सेम है, बहुत एकदम मुश्किल नहीं है। I0 था, भी के निकाला तो V0 हो गया। ठीक है, अर्धचक्र में, अर्धचक्र में कितना हो जाएगा भी एवरेज का मान बताइए, निगेटिव अर्धचक्र में -V0/पाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका, ये क्या है पॉजिटिव अर्धचक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, ये है निगेटिव अर्धचक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का औसत मान पॉजिटिव अर्धचक्र में, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान निगेटिव अर्धचक्र में। ठीक है, ये चार चीजें आपको आसान रहना चाहिए। अरे ये पता है, प्रूफ पता है, तो आसानी से कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। नोट करिए, तो जो एवरेज वैल्यू आती है, एवरेज वैल्यू जो आती है वह आती है 2I0/पाई। I0 क्या होता है समझ रहे हैं ना, पीक वैल्यू, आयाम। ठीक है, नोट कर लीजिए इतना। इसके बाद एक और बचा है जिसको हम लोग कहते हैं वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, बहुत आसान है, एकदम सेम टू सेम इसी पैटर्न पर है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसको रफ कर दें, रफ कर दें। देखिए ये फार्मूला हर जगह उपयोग हो रहा है, ध्यान समझिएगा। कोई भी क्वांटिटी अगर समय के साथ बदल रही है तो उसका जो आपका एवरेज निकाला जाता है वह इसी फार्मूले से निकाला जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझेंगे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, एग्जाम में भी आने की संभावना इसकी होती है, वर्ग माध्य मूल मान। वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है, चलिए वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, अब आप लोगों को नेक्स्ट हेडिंग समझना है, धारा का या फिर प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। एकदम हिंदी भाषा में समझेंगे, वर्ग माध्य मूल मान, यानी कि
कोई भी धारा हो या फिर प्रत्यावर्ती वोल्टेज, जो भी चीजें हम धारा के लिए बता रहे हैं सेम टू सेम वही चीज प्रत्यावर्ती वोल्टेज पर भी लागू हो रहा है, ठीक है ना। तो प्रत्यावर्ती धारा हो या फिर वोल्टेज हो, या फिर प्रत्यावर्ती क्या हो, वोल्टेज हो, इसके लिए जो आरएमएस निकलता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो निकलता है, जैसे अगर बात होगी धारा की तो उसको लिखेंगे आई आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अगर बात होगी वोल्टेज की तो वोल्टेज के लिखेंगे वी आरएमएस, यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। कैसे निकलेगा, सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, यानी धारा का वर्ग करेंगे, धारा का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। फिर क्या होगा, उसका माध्य निकालेंगे, फिर क्या होगा, माध्य निकालेंगे, फिर क्या होगा, माध्य यानी एवरेज निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, मूल निकालेंगे, यानी वर्गमूल निकालेंगे। फिर क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। इतना काम आपको करना है, इतना काम करना है आरएमएस के लिए, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के लिए। सेम टू सेम पैटर्न वीआरएमएस के लिए है, वोल्टेज का वर्ग करेंगे, माध्य निकालेंगे, फिर वर्गमूल निकालेंगे, वोल्टेज का आरएमएस आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम जानते हैं किसी भी क्षण धारा का जो मान होता है वह कितना होता है, किसी भी क्षण धारा का मान कितना होता है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, यही होता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, वर्ग करना है। तो चलिए वर्ग कर देते हैं। पहला काम देखिए, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वर्ग माध्य मूल मान निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ग। तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, यानी आई का स्क्वायर, इधर आई नॉट का स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब क्या निकालेंगे, अब बताइए, वर्ग हमने कर दिया, अब क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे, यानी औसत वैल्यू को निकालेंगे। अब हमें क्या निकालना है, औसत वैल्यू को निकालना है, एवरेज निकालना है। एवरेज यहां निकालने का तरीका है, कोई भी क्वांटिटी हो अगर वह समय के साथ बदल रही है तो उसका एवरेज इस वाले से निकाला जाता है। यहां पे एवरेज किसका निकालना है, आई स्क्वायर का। यहां एवरेज किसका निकालना है, आई स्क्वायर का। तो आई स्क्वायर का एवरेज, आई स्क्वायर का माध्य कैसे निकलेगा बताइए, उस वाले फार्मूले से कैसे निकलेगा, यानी इसको आई स्क्वायर का एवरेज यानी आई स्क्वायर ए भी जी कहेंगे। कैसे निकलेगा, वहां से देखिए एक्स डी टी, यहाँ आई स्क्वायर है तो आई स्क्वायर डी टी हो जाएगा, बटे इंटीग्रेशन कहाँ से, डी टी से, ठीक है। आई स्क्वायर डी टी बटे कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। है आसान कि नहीं, देखिए एकदम आसान चीजें हैं, कहीं से भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, आई स्क्वायर ए भी जी इज इक्वल टू आई स्क्वायर का मान यहां से रख देते हैं। आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, आई स्क्वायर नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यानी अच्छा लिमिट कहां से कहां तक रखेंगे, जीरो से टी तक, एक चक्कर की बात कर रहे हैं, आरएमएस का एक चक्कर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आई स्क्वायर का मान कितना है, आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी बटे यहाँ पे क्या है, जीरो से टी डी टी, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे हम निकाल रहे हैं, अभी देखिए अभी माध्य निकाल रहे हैं, उसके बाद वर्गमूल भी निकालना है, ध्यान दीजिएगा। आई स्क्वायर ए भी जी कितना हो जाएगा, देखिए टी डी किसके साथ लगा है, टी के, तो टी का तो इंटीग्रेशन होगा, बाकी सब कांस्टेंट, यानी आई स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट। इसको क्या निकाल लिया, बाहर निकाल लिया, क्या बचा है अंदर, सॉरी यहाँ पे क्या बचा है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, टोटल के बटे क्या है, जीरो से टी कितना है, डी टी है। अब एक और बायोलॉजी वालों के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, अच्छा मैथ में हमने ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला पढ़ा था, कॉस टू थीटा। देखिए यही एक तरीका है जिससे हम लोग साइन स्क्वायर के रूप के इंटीग्रेशन को करते हैं। कॉस टू थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए
टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस में है, सॉरी माइनस में है, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। यानी टू साइन स्क्वायर थीटा उधर माइनस में था, इधर आया प्लस में। ये कॉस टू थीटा प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस कॉस टू थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 गुणे में है, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा। यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस टू थीटा बटे कितना 2। अब देखिए यहाँ साइन स्क्वायर के साथ क्या लगा है, ओमेगा लगा है, ओमेगा टी लगा है। यानी यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 इंटू ओमेगा टी के बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसी का हमें करना है इंटीग्रेशन, ध्यान से समझिएगा चीजों को। ठीक है, चलिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी के स्थान पर पहले इतना लिख देते हैं, एक एक पॉइंट को आसानी से समझते चलते हैं। आई स्क्वायर ए भी जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई नॉट का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ओमेगा टी के स्थान पर कितना लिखेंगे, 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, फिर क्या है डी टी, बटे में क्या है देखिए 2 है ना, 2 है, टोटल के बटे ये 0 से टी डी टी है। ठीक है, तो यहाँ से आई स्क्वायर एवरेज वैल्यू निकालना है, ध्यान समझिएगा। आई स्क्वायर है, अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है, इस 2 तो कांस्टेंट है, अरे इंटीग्रेशन किसका होगा, टी वाले का होगा, 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल लेते हैं, आई स्क्वायर 2, क्या बचा है वो देखिए, तो क्या बचा है 1 माइनस कॉस, अच्छा यहाँ पे सॉरी 2 है ना, अरे यहाँ देखिए कॉस 2 ओमेगा टी है, सॉरी वेरी सॉरी, कॉस 2 ओमेगा टी, तो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी है, बटे कितना है, अच्छा इसका इंटीग्रेशन कर दे, क्या बार बार लिखना पड़ रहा है, डी टी का इंटीग्रेशन कर देते हैं, टी आएगा। ठीक है, अच्छा चलिए टी हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से टी तक। आई स्क्वायर एवरेज इज इक्वल टू क्या आ गया, देखिए आई स्क्वायर एवरेज इज इक्वल टू क्या आ गया, देखिए आई स्क्वायर बटे 2, आई स्क्वायर बटे 2। ठीक है, इधर क्या है, थोड़ा सा समझिए, इस ब्रैकेट को तोड़ देते हैं, एक बार डी टी का गुणा इसमें होगा फिर इसमें होगा, यानी यहाँ से लिमिट रखते चलिए भाई, 0 से टी, डी टी का गुणा 1 में होगा, तो इंटीग्रेशन 0 से टी डी टी हो जाएगा, माइनस अब इस डी टी का गुणा कॉस 2 ओमेगा 2 के साथ होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0 से 2 कॉस 2 ओमेगा टी डी टी हो जाएगा। ठीक है, अब इधर देखिए जो चीज़ें बचा इसको समझ गए हैं ना, मैथ के लिए तो ये बहुत आसान है, बायोलॉजी के लिए तो भैया पहाड़ जैसा दिखेगा अगर इंटीग्रेशन नहीं आता होगा आपको। यहाँ देखिए टी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कैपिटल टी माइनस 0। चलिए आई स्क्वायर ए भी जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर बटे 2। अच्छा यहाँ से देखते हैं, यहाँ से 0 से टी डी टी, इसका समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल टी। जैसे यहाँ से देखिए 0 से टी डी टी का समाकलन कर दिए तो क्या आया था, टी माइनस 0, लास्ट में हमने टी माइनस 0 रखा, टी माइनस 0 में से घट जाएगा तो क्या होगा टी, तो वहीं 0 से टी डी टी का समाकलन कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा, माइनस हमने रखा। अब यहाँ पे क्या करना है, cos 2 ओमेगा टी का समाकलन करना है। तो मैथ में एक फार्मूला है, cos x का समाकलन होता है sin x, यहाँ पे क्या है cos 2 ओमेगा टी है, 2 ओमेगा टी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sin 2 ओमेगा टी। अभी देखिए cos 2 ओमेगा टी का हमने समाकलन किया है, अभी क्या बचा है 2 ओमेगा टी बचा है, तो इसका भी समाकलन करेंगे। तो टी के अलावा बायोलॉजी वाले बच्चे अगर समझना चाहें तो टी के अलावा जो भी चीज है, क्योंकि टी के ही रिस्पेक्ट में समाकलन है, वो सभी क्या हो जाता है भाग में हो जाता है, तो बटे क्या हो जाएगा 2 ओमेगा। ऐसा बायोलॉजी वाले समझ जाए, मैथ वाले तो पूरी डिटेल में जानते होंगे, मान करके लगा लेते होंगे तुरंत। ठीक है, तो जैसे cos x का sin x, cos 2 ओमेगा टी का कितना हो जाएगा sin 2 ओमेगा टी। अब उसके बाद cos के अलावा जो बचा है उसका करते हैं, 2 ओमेगा टी का करेंगे, तो टी के अलावा जो भी चीज रहा करे उसको भाग में दे दिया करें। ठीक है, तो इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, cos 2 ओमेगा टी डी टी का समाकलन करेंगे तो कितना आएगा sin 2 ओमेगा टी के बटे 2 ओमेगा, कहाँ से कहाँ तक 0 से t तक, इधर क्या बचा है t बचा है। ठीक है, आई स्क्वायर ए भी जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आई स्क्वायर,
ठीक है, आई स्क्वायर नॉट बटे 2। अच्छा 2 का इसमें गुणा हो जाएगा ना, ये 2t 2 भी नीचे आएगा तो गुणा हो जाएगा। चीज़ें समझ रहे हैं आप लोग। t हुआ, हाँ t हुआ। अब देखिए अब लिमिट रखते हैं, ये 2 ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, आ जाएगा बाहर, बाहर निकाल लिया। क्या बचा है वो देखिए तो, साइन 2 ओमेगा टी बचा है। अरे इस 2 ओमेगा को बाहर निकाल लिया, क्योंकि हमें किसका लिमिट रखना है, डी किसके साथ लगा है, टी, तो टी वाले का लिमिट रखेंगे, यानी टी के स्थान पर एक बार कैपिटल टी फिर एक बार 0 रखेंगे। तो चलिए इस 2 ओमेगा को बाहर निकाल लिया, क्या बचा है, साइन 2 ओमेगा 2। ठीक है, तो साइन 2 ओमेगा टी, इस स्मॉल टी के स्थान पर क्या रखेंगे, कैपिटल टी, फिर माइनस अपने मन से लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट रखते हैं, साइन 2 ओमेगा टी, टी के स्थान पर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। इतनी बात समझ में आई। चलिए आई स्क्वायर ए भी जी इज इक्वल टू कितना होगा, आई स्क्वायर नॉट बटे 2t, इधर क्या है, t है, ठीक है, माइनस क्या है, 1/2 ओमेगा, 1/2 ओमेगा, सॉरी देखिए साइन 2 ओमेगा टी है, साइन 2 ओमेगा टी, कैपिटल टी का मान कितना होता है बताइए, कैपिटल टी इज इक्वल टू होता है 2 पाई बटे ओमेगा, 2 पाई बटे ओमेगा, तो कैपिटल टी बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई बटे ओमेगा, ओमेगा का गुणा 0 का गुणा 2 में ओमेगा में होगा तो क्या हो जाएगा 0, यानी साइन 0। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई, कहीं बताइए दिक्कत हो तो बताइए। इस फार्मूले को रफ कर देते हैं, थोड़ा सा लंबा जा रहा है लेकिन एक एक पॉइंट को समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा लंबा जा रहा है, नहीं तो है बहुत आसान। मैथ वाले तो इसको 2-4 लाइन में लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आई स्क्वायर ए भी जी, आई स्क्वायर ए बी जी का मान कितना गया, आई स्क्वायर नॉट बटे 2t, आई स्क्वायर नॉट बटे कितना है 2t, क्या बचा है उसको लिखे तो t है, हाँ t है, ठीक है, माइनस क्या है 1/2 ओमेगा, 2 ओमेगा है, ठीक है। अच्छा इधर देखिए ओमेगा ओमेगा से कैंसल, साइन 2 पाई, यानी कि साइन कितने 4 पाई, साइन 4 पाई। अब इधर देखिए साइन जीरोस का मान कितना होता है 0, आई स्क्वायर एवरेज का मान कितना हो गया, यहां से आई नॉट स्क्वायर के बटे 2t, ठीक है, इधर क्या है t माइनस 1/2 ओमेगा, साइन 4 पाई का मान कितना होता है 0, देखिए साइन जीरोस का मान 0, साइन 2 पाई का मान 0, साइन 4 पाई का मान 0, साइन 6 पाई का मान 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई, जितने भी पाई होंगे 2 के गुणेज के रूप में होंगे तो मान कितना होता है 0, तो इधर हो जाएगा 0 माइनस 0। अब देखिए 0 में से 0 घटेगा 0 आएगा, इसमें गुणा हो जाएगा तो मान कितना आएगा 0, यानी आई स्क्वायर एवरेज की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, आई स्क्वायर नॉट बटे 2t। अब इधर देखिए इधर क्या बचा है t बचा है, और इधर क्या है ये पूरा क्वांटिटी क्या हो जाएगा 0, यानी t माइनस 0 हो जाएगा। आई स्क्वायर एवरेज वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए, आई स्क्वायर बटे 2t, और इधर क्या है t से कैंसल, यानी आई स्क्वायर एवरेज की जो वैल्यू आएगी वह आई स्क्वायर के बटे कितना आएगा 2 आएगा। आई स्क्वायर एवरेज निकल गया, आई स्क्वायर एवरेज निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। जैसे ही वर्गमूल निकल लेंगे हमें क्या मिल जाएगा, IRMS यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मिल जाएगा, वर्ग माध्य मूल मान मिल जाएगा। समझ रहे हैं ना, पहला कंडीशन क्या था स्क्वायर करने का, दूसरा कंडीशन क्या था बताइए एवरेज निकालने का, स्क्वायर करके एवरेज हमने निकाल लिया। अब क्या निकालना है वर्गमूल, तो वर्गमूल जैसे ही निकालेंगे क्या मिल जाएगा RMS मिल जाएगा। तो IRMS के लिए यानी कि धारा के वर्ग माध्य मूल मान के लिए इसका क्या लेना पड़ेगा, वर्गमूल लेना पड़ेगा, यानी कि IRMS इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या हो जाएगा आई स्क्वायर एवरेज, आई स्क्वायर एवरेज, आई स्क्वायर के एवरेज का रूट लेंगे तभी तो IRMS आएगा, हाँ आएगा, ठीक है। तो IRMS इज इक्वल टू आई स्क्वायर एवरेज, एवरेज का मान कितना है, आई स्क्वायर एवरेज का मान कितना है आई स्क्वायर नॉट के बटे 2। आई स्क्वायर देखिए ये आई स्क्वायर नॉट है, समझिएगा थोड़ा सा जगह कम है इसलिए हम लोग इसे में लिख दे रहे हैं। आई स्क्वायर करड़ी के बाहर आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, क्या मिलेगा आई नॉट बचेगा ना, आई स्क्वायर नॉट जो है करड़ी के बाहर निकलेगा, आई नॉट बचेगा, लेकिन 2 करड़ी के बाहर नहीं निकल पाएगा, ये अंडर रूट 2 में रहेगा। तो IRMS का जो मान आएगा वह कितना आएगा, IRMS का मान कितना आएगा इतना आएगा, आई नॉट के बटे करड़ी में 2, यानी कि जो धारा का वर्ग माध्य मूल मान होता है वह आई नॉट के बटे करड़ी में 2 होता है। बात समझ पाए। अच्छा इसी प्रकार से अगर वोल्टेज का निकालना हो,
सेम टू सेम पैटर्न पर अगर आपको वोल्टेज को निकालना हो, शायद से आपको यहां दिख रहा हो, वी आर एम एस अगर निकालना हो तो क्या निकाल सकते हैं, वी आर एम एस निकालना हो तो क्या निकाल सकते हैं, वी नॉट के बटे अंडर रूट 2 हो जाएगा। वी आर एम एस बराबर क्या हो जाएगा, वी नॉट के बटे अंडर रूट 2 हो जाएगा। देख लेते हैं, शायद से आपको वहां पे दिख न रहा हो, ठीक है, लेकिन चीजें आप समझ रहे हैं, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नोट कर लीजिए, बहुत ही सरल है, एकदम नॉर्मल मैथमेटिक्स है। मैथ वालों के लिए तो एकदम आसान, बहुत 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 आसान लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा बायोलॉजी वालों के लिए दिक्कत होगी। तो वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है, किसी भी प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज का किसी क्षण वर्ग करके माध्य निकालिए, फिर वर्गमूल निकालिए, जो मान आएगा उसी को कहेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, यानी वर्ग माध्य मूल मान निकालने का। ये तरीका एकदम आसान तरीका, बड़ा लग रहा है ताकि हमने आपको वन वन पॉइंट करके सॉल्व किया है, चीजों को समझाने का प्रयास किया है, इसलिए आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा। आसान है, एकदम आसान है। नोट कर लीजिए, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा, नोट कर लीजिए। तो आई होप आज की इस वीडियो में जो चीज़ें आपको बताई गई है, प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है, एवरेज वैल्यू क्या होता है, पूरे चक्र के लिए एवरेज वैल्यू का मान 0 क्यों होता है, अर्ध चक्र के लिए एवरेज वैल्यू का मान कितना होता है, फिर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।